राधे राधे दोस्तों, आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चर को लेके। एग्रीकल्चर के अंदर हम चैप्टर फर्स्ट के अंदर देखेंगे। आज चैप्टर फर्स्ट के अंदर पहले देखेंगे बोर्ड पीवाईक्यू। बोर्ड के अंदर जो पहले इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के साथ हम देख रहे हैं उस सॉल्यूशन को हम कैसे देखेंगे। देखो लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह लिख रहे हो। देखो क्वेश्चन डिलीवर सब करते हैं, मान लो आप जैसा लिखोगे वो आपका तरीका डिसाइड करेगा कि एग्जामिनर को नंबर देना है या नहीं देना है। कंटेंट आपके पास सेम है, अरे जितने भी पेपर दे रहे हैं स्टूडेंट सबके पास कंटेंट सेम है, लेकिन डिसाइड वह करेगा कि आप किस प्रकार उसको लिख रहे हो। तो लिखने की शैली अधिकतर देखा गया है, अगर बोर्ड का अपन वो निकाले एक मोटा मोटा ही निकाले कि किस प्रकार वो चेक करता है एग्जामिनर, तो एग्जामिनर वह देखता है कि किस प्रकार आपने बुक का आंसर लिखा है। देखो हमारा मान्य नहीं होगा, कोई भी संस्था हो या कोई भी संस्थान हो, अगर वो लिखवाता है तो उसमें क्या थोड़े बहुत एडजस्ट होता है कि हाँ चलो एरर करवा के लिखवा दिया है, किस प्रकार लिखवा दिया। लेकिन बोर्ड ऐसा नहीं मानती है। बोर्ड जैसी उसकी बुक ने दे रखा है उसी प्रकार सेम टू सेम आंसर होना चाहिए आपका, तब जाके क्या करेगा एग्जामिनर उसमें नंबर देगा। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड के अंदर जो पहले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए हैं कहां से लेके कहां तक है, 2019 से लेके 2024 तक के। अब इनमें देख रहे हैं कि इनके आंसर सहित इनके आंसर भी यही है, आपको लिखने का फॉर्मेट देखना है कि किस प्रकार आंसर को अटेम्प्ट करना है। 2019 से 2024 तक के, वो भी कौन से चैप्टर फर्स्ट के, मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं है, प्रत्येक चैप्टर के आएंगे। अब देखो ये तो क्वेश्चन आगे कौन से वाले, तुम्हारे बोर्ड पीवाईक्यू। अगले क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, फिर आएंगे रिक्त स्थान वाले, और फिर बनेंगे तुम्हारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि जेट सीयूटी आईसीआर में पूछे गए। अर्थात एक सीरीज चल रही है, क्या चल रही है बेटा, एक सीरीज चल रही है। देखो आगे बोर्ड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कि मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो प्राकृतिक कारकों का संशोधन कीजिए। भाई साहब फर्स्ट चैप्टर में से अधिकतर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कितने कारक है, दो, एक तो होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। इनके कारक को तो रट लो भाई साहब, 8 कारक है और 7 कारक है, दोनों को रट के पटक दो। और मैं आप बोलो तो मैं यहाँ लिख दूंगा पूरे को भी एक साथ ही। तो उनको तो क्या ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के से। एक इंपोर्टेंट क्या है, एक तो मर्दा उर्वरता और दूसरा कौन सा है, मर्दा उत्पादकता, दोनों इंपोर्टेंट है। देखो क्या कहता है, मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कितने प्रकार के होते हैं, मर्दा उर्वरता और मर्दा उर्वरता प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं सर, दो होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम। आगे आएगा पूरी डिटेल में आएगा, मैं बता रहा हूं अभी तुम्हारे को मोटा मोटा। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं, दो कारक होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब प्राकृतिक के प्रकार पूछ रहा है, कितने, दो प्राकृतिक कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है तुम्हारे कौन सा, फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है तुम्हारा पैतृक पदार्थ। क्या दे रखा है, पैतृक पदार्थ। और पैतृक पदार्थ में क्या होता है, पैतृक पदार्थ वह क्षमता होती है किसी भी मर्दा की, कौन क्षमता, जिसके अंदर क्या होता है, मर्दा, एक तो होती है मर्दा उर्वरता, एक होती है मर्दा उत्पादकता। मर्दा उर्वरता का मतलब ये होता है कि किसी खेत के द्वारा जो फसल को या पौधे को जो पोषक तत्व, जो खनिज लवण, जो भी प्राकृतिक पदार्थ उसको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो तो क्या कहलाती है, मर्दा उर्वरता। और उसकी उत्पादकता क्या रहेगी, अर्थात प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर के अंदर तुम कितना उत्पादन प्राप्त कर रहे हो, वो उसकी क्या कहलाएगी, मर्दा उत्पादकता। ठीक है सर, इसको प्रभावित करने वाले कितने कारक है, इसको प्रभावित करने वाले कितने कारक है, तो देखो इसको प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, दो प्राकृतिक कारकों का वर्णन करना है। और दो प्राकृतिक कारक में कौन कौन से आगे, एक तो आगे पैतृक पदार्थ, कौन सा आ गया बेटा, देखो एक तो कौन सा है, पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ में क्या, पेरेंट मटेरियल। मर्दा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है, बिल्कुल साफ। मर्दा की जो उर्वरता हो किसमें करती है, पैतृक पदार्थ। क्यों करती है, अगर मान लो कोई मर्दा है उसके अंदर पोषक तत्व ही नहीं है, उसके अंदर कोई पैतृक पदार्थ नहीं है, और तुम डाल रहे हो, इतना हम पोषक तत्व नहीं डाल सकते जितने पौधे को आवश्यकता होती है। अर्थात तो वह मर्दा का चयन करना चाहिए जिस मर्दा के अंदर क्या हो, ऑलरेडी पैतृक पदार्थ हो। तो समझे बात का, किस पर निर्भर करती है, पैतृक पदार्थ में। यदि पैतृक पदार्थ पौधों में पोषक तत्व अधिक होते हैं तो उनसे मर्दाएं प्राय उपजाऊ होती है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। क्या होगी, तो मर्दा के अंदर उर्वरक पदार्थ रहेंगे, पोषक तत्व रहेंगे, तो मर्दा कौन सी होगी, उपजाऊ होगी। और जिसमें देखो बंजर, एक होती है बंजर मर्दा और एक होती है दोमट मर्दा, दोनों में अंतर क्या है, बंजर जो मर्दा होती है उसमें क्या नहीं रहते, पोषक तत्व नहीं रहते, और पोषक तत्व नहीं रहते तो पौधों में पोषक तत्व की मात्रा नहीं रहती, और पौधों में पोषक तत्व की मात्रा नहीं रहती तो उत्पादन भी नहीं होता। समझे बात को, तो ये बात है। अम्लीय अग्नि चट्टानों और बालू के पत्थरों के अवशेष से बलुई मर्दों का निर्माण होता है, इनमें सार की मात्रा कम पाई जाती है, इन मर्दाओं को अपेक्षा करते कम होती है। तो क्या रहती है, उर्वरता क्या रहेगी इनकी, कम रहेगी। कौन सी मर्दाओं की बेटा, कभी पूछ रहे तुमके, तो कौन सी मर्दाओं की, सार वाली मर्दाओं की। समझे बात को। नेक्स्ट देखो स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब क्या है, स्थलाकृति का मतलब एक पॉइंट ध्यान रखना है कि स्थल की आकृति, अर्थात जो वहां पर जो तुम्हारी, जहां पर तुम फसल ले रहे हो, जिस खेत के अंदर ले रहे हो, उस खेत की आकृति डिसाइड करेगी कि उसमें कितने पोषक तत्व और कितने क्या है। तो देखो क्या, ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मर्दाएं अपेक्षाकृत के कारण कम उपजाऊ होती है। हाँ देखो कोई क्षेत्र ऐसा है
और कोई क्षेत्र ऐसा है। तो देखो समतल क्षेत्र में फर्क ये पड़ेगा कि जो इसमें पोषक तत्व है ना वो बहकर दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, और इसमें क्या होगा, मान लो यहाँ बारिश हुई तो इसके पोषक तत्व कहाँ बह के चले जाएंगे, दूसरे खेत में चले जाएंगे। तो क्या करती है, इस तरह करके किसको प्रभावित करती है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। और ये कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक है, ये बेटा प्राकृतिक कारक। कौन से कारक है ये है प्राकृतिक कारक। देखो आगे और क्या पूछ रहा है, निचले भागों के उच्च स्थानों की मृदाओं के पोषक तत्व कार्बन पदार्थ पानी के साथ बहकर एकत्रित हो जाते हैं, इसलिए मृदा अधिक उपजाऊ होती है। इस प्रकार के प्रदेशों एवं अन्य निचले स्थानों मृदा उर्वरता को मैदानी समतल भूमि की अपेक्षा कम होती है। मैंने बता दिया ना इस सूत्र के माध्यम से क्या होती है कि जो समतल मृदाएं होगी उनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक रहेगी, और जो कौन सी रहेगी, पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं रहेगी उनमें ऊपर वाले पोषक तत्व बहकर कहाँ चले जाएंगे, नीचे वाले स्थानों में चले जाएंगे, उनकी क्या हो जाएगी, मृदा उर्वरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल अपर्दन, जल अपर्दन नियंत्रण की 4 विधियों को नाम लिखिए। अब जल अपर्दन क्या होता है, जल अपर्दन का मतलब ये होता है कि मृदा कणों का किसके द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कौन सा अपर्दन कहलाता है, जल अपर्दन कहलाता है। तो कितने प्रकार का होता है ये होता है सर 3 प्रकार का। नहीं बेटा कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार आ गए हैं। ये तो क्या दे रखे हैं, ये तो दे रखे उनकी विधियां, कौन सी दे रखी है, नियंत्रण की। अर्थात तुम किसका नियंत्रण करोगे, अगर किसी खेत में कौन सा अपर्दन होता है, जल अपर्दन, जल अपर्दन। तो जल अपर्दन नियंत्रण के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं वो देखो। फर्स्ट कौन सी है, सस्य संबंधी विधियां। सस्य संबंधी विधियों का मतलब क्या है, सस्य संबंधी विधियों का मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या करोगे तुम, सस्य फसलें उगाओगे। सस्य फसलें उगाने का मतलब क्या है कि मान लो किसी क्षेत्र के अंदर पानी भरता है और पानी क्या होता है, बहकर किसी दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो क्या ले जाएगा अपने साथ, जो पोषक तत्व लेके कहां चले जाएगा, दूसरे खेत में चले जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सस्य संबंधी विधियां अपनाएंगे। इसमें कौन से, जैसे फसल चक्र, फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र के अलावा कौन से ले सकते हो, जैसे दलहनी फसलें, दलहनी फसलें शामिल करना। और कौन सी है, घास संबंधी उपाय। और घास संबंधी उपाय में कौन से, जैसे मान लो कोई सी भी घास उगा सकते हो, जैसे अपने पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या होता है, वायु क्षरण अधिक होता है, तो वहां पर कौन सी ली जाती है, एक आती है जिसका नाम है सेवण घास। कौन सी घास, सेवण घास। अर्थात घास कुल की फसलें, कौन सी कुल की फसलें, घास कुल की फसलें सम्मिलित कर सकते हो तुम। घास कुल की फसलें। देखो नेक्स्ट क्या है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण बहुत क्यों, क्योंकि अगर मान लो कहां पर जल अपर्दन होता है, जल अपर्दन क्या करेगा कि मृदा की जो ऊपरी परत है उसको कहां ले जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और वृक्षारोपण में कौन से पेड़ शामिल करेंगे, जो कि क्या करेंगे, मृदा कटाव को कम रोकेंगे। तो कौन कौन से, जैसे शीशम, सफेदा वृक्ष, ये क्या करते हैं, जो होता है जल अपर्दन उसको नियंत्रण करेंगे। दूसरा क्या है, भूपरिष्करण। और भूपरिष्करण का मतलब क्या है कि वह यंत्र, भूपरिष्करण का क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अरे इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिलेज। क्या बोलते हैं, टिलेज। क्वेश्चन पूछा गया कि टिलेज के जनक कौन है, अर्थात वह जिन्होंने भूपरिष्करण को प्रथम बार प्रयोग में लिया था, उनका जनक का नाम क्या है। भूपरिष्करण का मतलब क्या होता है, भूपरिष्करण 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। प्राथमिक का मतलब क्या है कि किसी भी खेत में फसल बोने से पहले जो क्रियाएं की जाती है वो कहलाता है प्राथमिक भूपरिष्करण, और जो बुआई के बाद में जो क्रियाएं की जाएगी वो कौन सा कहलाएगा, द्वितीयक भूपरिष्करण। अर्थात प्राथमिक भूपरिष्करण किसको प्रभावित करता है, जल अपर्दन को। अगर मान लो किसी खेत के अंदर तुम लोगों ने, जल अपर्दन होता है वहां पर पहले ही, और तुम लोगों ने क्या कर दी, अच्छे से जुताई कर दी, तो क्या हो गई, मृदा भुरभुरी हो गई। और भुरभुरी होने से क्या होगा, पानी भरेगा, और पानी भरने के बाद क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो कौन सा अपर्दन कहलाएगा, जल अपर्दन। जल अपर्दन को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 4 कारक। देखो आगे क्या है, आगे पूछ रहा है मृदा उत्पादक एवं मृदा उर्वरता में कुछ 4 अंतर लिखिए। अब देखो पूरी यही लिख लेते हैं। मृदा उर्वरता और दूसरी कौन सी है, मृदा उत्पादकता। देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उर्वरता का मतलब ये क्या कि किसी भी फसल को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, प्रदान करने की क्षमता।
वो तो क्या कहलाएगी, मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता मतलब क्या है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त करना। और किसके अंदर आएगा ये, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंदर। देखो नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट दे हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये कि मृदा जो उर्वरता रहेगी, समझे बात को, अगर कोई मृदा उत्पादक है, अरे मान लो तुम्हारे खेत के अंदर फसल होती है, तुम हर साल 10 टन उत्पादन लेते हो, अगर मान लो 10 टन उत्पादन हो गया तो इसका मतलब क्या थी कि मृदा उर्वरता थी, अरे उसके अंदर पोषक तत्व थे तभी जाके क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। अगर मान लो उसके अंदर पोषक तत्व नहीं होते तो उत्पादन होता क्या, नहीं। तो उत्पादक मृदा हमेशा कौन सी होती है, उर्वर। लेकिन उर्वर मृदा हमेशा उत्पादन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मान लो तुम्हारी फसल ले रहे थे, अच्छी फसल थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या होगा, बारिश अत्यधिक आ गई तो क्या होगा, उत्पादन देगी क्या, नहीं देगी। तो एक पॉइंट ध्यान रखना है, इस पॉइंट मुख्य पॉइंट है। मुख्य पॉइंट क्या है कि उत्पादक मृदा हमेशा उर्वर होती है, हमेशा उर्वर होती है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, क्योंकि उत्पादक जो मृदा रहेगी वो उर्वर रहेगी तभी जाके उत्पादन देगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं, देखो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये कहता है, ये दो समझ में आई। फर्स्ट तो कहता है कि किसी भी फसल को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। और क्या है ये उत्पादक में हमेशा क्या होगी, उर्वर होगी। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है, इसको किसमें मापते हैं, मृदा उर्वरता को हमेशा किसमें मापा जाता है, इसको हमेशा प्रतिशत कहते हैं, किसमें मापा जाता है, प्रतिशत में मापा जाता है। और इसका क्या है, इसको किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या रुपयों में मापा जाता है। देखो नेक्स्ट, कितने पॉइंट पूछ रही थी, 4 अंतर। नेक्स्ट देखो, 3 पॉइंट के अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये बात हो तुम्हारे मोस्ट, ये तो परिभाषा हो गई फर्स्ट वाली, तो क्या हो गई कि मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता ये किसी फसल को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाएगी, मृदा उर्वरता। उत्पादक कौन सी है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन प्राप्त होगा क्या कहलाएगी, मृदा उत्पादकता। इसकी क्या होती है, मृदा हमेशा उर्वर होती है, ये क्या होती है, हमेशा उर्वरक नहीं होगी। इसको हमेशा प्रतिशत में मापा जाता है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अंदर। लास्ट देखो, मृदा उर्वरता को खेत में जाकर मापा जाता है। इसकी जांच किसमें की जाएगी, इसकी जांच की जाएगी खेत में जाकर। जबकि इसकी जांच कहां कर सकते हैं, अपन मान लो कोई मंडी में लेके आए फसल को, और वहीं पे उसका क्या पता लग जाएगा कि मृदा कितनी उत्पादकता है, उसका जैसे प्राप्त होना रुपयों के अंदर, किसमें मापेंगे, रुपयों के अंदर। और ये क्या रहेगी, खेत की मिट्टी लेंगे, मिट्टी को लैब में लेके जाएंगे और लैब में जांच करेंगे कि इसके अंदर कौन सा पोषक तत्व की कमी है और कौन से इसके अंदर उपस्थित है। तो लिखो, इसकी जांच कहां की जाती है, इसकी जांच तो प्रयोगशाला में की जाती है, यहां लिखना, इसकी जांच खेत में या प्रयोगशाला में करेंगे। और इसकी जांच कहां की जाएगी, इसकी जांच हमेशा रुपयों से की जाती है। ठीक है, ये कौन सी थी, मृदा उत्पादकता और उर्वरता में कोई 4 अंतर। देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, मृदा उर्वरता और दो अंतर, ये वापस वही आ गई, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, इन दोनों में अंतर बता दिए, 4 अंतर तुम्हारे पहले हो गए, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 बोर्ड के अंदर, इनके सबके आगे लगे हुए हैं, देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 बोर्ड के अंदर, कब पूछा गया, 2018 के अंदर, और ये वापस कब पहुंच गया, 2018 के अंदर। नंबर अलग था दोनों का वो तो था 1.5 नंबर का, और ये था 1 नंबर का। 1 नंबर में कितने अंतर आए, 2 अंतर गए थे। और ये वापस वही रिपीट कर देना जो अभी बताया था ना। मृदा उर्वरता क्या होती है, मृदा उर्वरता का मतलब ये होता है कि किसी भी फसल को जो खेत के अंदर जो पोषक तत्व दिए जाते हैं उनकी जो क्षमता होती है, वो क्षमता क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता का मतलब ये होता है कि किसी खेत के अंदर जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ वो उसकी क्या कहलाएगी, मृदा उत्पादकता। इसको किसमें मापा जाता है, इसको मापा जाता है रुपयों के अंदर। किसमें मापा जाता है, रुपयों के अंदर। और इसको किसमें मापा जाता है, प्रतिशत के अंदर। देखो आगे नेक्स्ट, ये क्या करना है, ये क्या करना है, इसका आंसर कहां है, बैक स्लाइड के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक शरण को प्रभावित कीजिए। और मृदा का प्राकृतिक जो शरण होता है कितने प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब क्या है कि हवा या जल के द्वारा जो मिट्टी के कण हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो तो क्या कहलाता है, प्राकृतिक शरण। और कृत्रिम शरण क्या है, कि किसी भी मान लो वृक्षारोपण हो रखा है, तुम लोगों को बेसों की चराई कर रहे हो, पेड़ पौधे काट रहे हो, उसके द्वारा जो शरण होगा वो शरण कौन सा कहलाएगा, कृत्रिम शरण। शरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इनसे कौन सा पूछ रहा है, प्राकृतिक। प्राकृतिक शरण की परिभाषा देखो क्या लिखा हुआ है, ये सेम टू सेम छाप नहीं वहां पे, इसलिए लेके आए, और समझाने के लिए नहीं, क्या तुमको रटना ही है। क्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक शरण क्या है, तो देखी हुई मृदा के प्राकृतिक रूप से हवा व जल के द्वारा, किसके द्वारा, हवा व जल के द्वारा लगातार धीरे धीरे शरण को प्राकृतिक शरण कहते हैं। ये शरण मृदा की निर्माणता, मृदा विनाश की क्रियाओं को में सिद्धो सामने रखता है। इसका कोई विशेष हानि नहीं है, क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है, मनुष्य द्वारा नहीं रोका जा सकता। वही बात है कि 2 प्रकार का, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में क्या रहेगा, किसके द्वारा होगा, हवा व जल के द्वारा। देखो शरण नहीं होगा ना तो मृदा का निर्माण भी नहीं होगा। मृदा का निर्माण किससे होता है, चट्टानों के टूटने से, अपक्षय से किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है, 2 कारक हैं मुख्य, तो कौन कौन से, हवा और जल। हवा और जल के द्वारा मृदा का निर्माण भी होता है, और अत्यधिक मात्रा में हवा और जल से होता है तो क्या होता है, शरण होता है। और सबसे ज्यादा शरण किसके द्वारा होता है, कृत्रिम शरण होता है। प्राकृतिक शरण तो एक मृदा का निर्माण भी करता है, ठीक है। तो इसमें परिभाषा क्या थी, कौन सा पूछ रहा था, प्राकृतिक शरण, ये परिभाषा तुम्हारे सामने, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, हवा व जल के द्वारा। देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखी है, निम्न पर टिप्पणी लिखी है। और क्या पूछ रहा है, आधार बीज और प्रमाणित बीज। देखो आधार बीज, आधार बीज के अंदर फर्स्ट ईयर तुम्हारे को लिखना है कि आधार बीज की आधार बीज किसकी संतति है, समझे बात को। एक तो इसकी संतति और एक क्या प्रजनन, इसके द्वारा जो किसका बीज का निर्माण किया जाएगा। तो देखो आधार बीज, आधार बीज से पहले कौन सा आता है, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से तैयार, कौन सा बीज तैयार होता है प्रजनक बीज से, आधार बीज। देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे कि आधार बीज के द्वारा कौन सी संतान होती है, आधार बीज की। तो आधार बीज की संतान कौन सी होती है, प्रमाणित बीज। आधार बीज से या आधार बीज की संतति, जैसे लिख लो आधार बीज की संतति प्रमाणित बीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के अंदर देखना है कि आधार बीज में कौन से रंग का टैग होता है। टैग का रंग, और टैग का रंग क्या होता है, कौन से रंग का होता है इस पेपर, सफेद रंग का। नेक्स्ट क्या है, अगर एक और लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, भौतिक शुद्धता और अनुवांशिक शुद्धता। वैसे जरूरी नहीं कितनी लिखना, टिप्पणी में कितनी बातें आती है, मुख्य पॉइंट कितने आते हैं, 2 आते हैं, समझे बात को। नेक्स्ट देखो प्रमाणित बीज, आधार बीज से तैयार बीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट में लिखोगे प्रमाणित बीज होता है, इसमें कौन सा रंग लगा होता है। देखो प्रमाणित बीज पर टैग का रंग, और कौन से रंग का टैग लगा होता है, नीले रंग का।
देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है, किसानों के द्वारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कभी भी पूछ ले कि प्रमाणित बीज के बारे में टिप्पणी लिखे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, क्या है कि किसानों के द्वारा, भारत में जो किसानों के द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला बीज है तो कौन सा बीज है, प्रमाणित बीज। भारत में किसानों द्वारा प्रयोग में लिया जाने वाला बीज, और वो कौन सा है, प्रमाणित बीज। आगे समझ में कौन कौन सी बीज थी, आधार बीज और प्रमाणित बीज, दो लाइन पूछी थी इनके बारे में, लेकिन एक एक एक्स्ट्रा के अंदर लिख दी। देखो नेक्स्ट क्या है, समोच्च खेती को परिभाषित कीजिए। समोच्च खेती को परिभाषित कीजिए। समोच्च खेती क्या होती है, समोच्च का मतलब कंटूर फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि किसी ढलान के ऊपर, क्या, किसी ढलान के ऊपर जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, समोच्च खेती। इसके अंदर क्या कहेंगे, जो मर्दा की ढलान होगी उसकी अवस्था के अंदर क्या करेंगे, खेती करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समान ऊंचाई की मुंबई में बनी हुई रेखा को कंटूर कहते हैं। समान ऊंचाई, कभी भी पूछ ले, अरे देखे दूरदर्शन देखा होगा क्या, एक न्यूज चैनल चलता था पहले, कौन सा, एक न्यूज चैनल चलता था, इसे कोई अभी भी दिखाते हैं, अभी जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी के अंदर एक रेखा ही चलती है। कौन सी रेखाएं, जो कि न्यूज को रिलेटेड करती है। मुंबई चल जाती है, कभी मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से हैदराबाद, जो वो रेखा ही चलती है, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, कंटूर रेखा। क्या बोलते हैं, कंटूर। जो क्या बोल रहे, समान ऊंचाई की भूमि में बनी हुई रेखा को क्या बोलते हैं, कंटूर। अर्थात समस्त करती क्या, जो बुआई की जो रहेगी ना, मान लो किसी ढलान के ऊपर तुम खेती कर रहे हो, तो ढलान के ऊपर जो खेती की जाती है उसको कौन सी खेती बोलते हैं, समोच्च खेती बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा तुम्हारी को जो बुक के अंदर दे रही है वो वाली लिखनी है। क्या बोल रहा है ये, कि वो कार्य बुआई ढाल के विपरीत करते हैं। यदि ढाल अधिक है तो कंटूर की दूरी कम होगी, क्या रहेगी, अगर ढाल अधिक है तो कंटूर की दूरी क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे। और यदि ढाल कम हो तो कंटूर की आपस की दूरी अधिक हो सकती है। ढाल और जमीन पर कंटूर बनाने से वर्षा रुक रुक कर आगे बढ़ता है और मनुष्य द्वारा सोख लिया जाता है, बाहर कम बह पाता है, मर्दासरण नहीं हो पाता है। समोच्च खेती की परिभाषा ये ध्यान रखनी है, क्या, कि ढलान वाले क्षेत्रों में जो खेती की जाती है कौन सी खेती कहलाती है, समोच्च कृषि कहलाती है। क्यों, क्योंकि क्या ऊपर से जब पानी गिरेगा ना तो क्या होगा, जल शरण अधिक होगा, तो उसको रोकने के लिए कौन सी खेती करते हैं, समोच्च खेती करते हैं। और उससे क्या होगा, पोषक तत्व की क्या होगी, हानि अधिक होगी। अगर वर्षा गिरेगी, वर्षा के साथ में पोषक तत्व बह के कहाँ चले जाएंगे, नीचे वाले क्षेत्रों में चले जाएंगे, तो कौन सी खेती कहलाएगी, समोच्च खेती कहलाएगी। अगला क्या है, मृदा उर्वरता उत्पादकता में कोई दो अंतर लिखिए। ये पिछले वाली स्लाइड में, अर्थात क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैक स्लाइड, जो पिछले वाले में करवा दिया तुम्हारे, कितने अंतर करवा दिए मैंने, 4 अंतर करवा दिए। कितने अंतर पूछ रहा है, 2 अंतर पूछ रहा है। ये कौन सा पेपर है, 2020 के अंदर पूछा गया तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। मृदा उत्पादकता सिर्फ एक ही परिभाषा ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है सर, कि मृदा उत्पादकता का मतलब ये है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन प्राप्त होगा उसकी क्या कहलाएगी, मृदा उत्पादकता कहलाएगी। मृदा उत्पादकता किसमें मापा जाता है, रुपए या प्रति हेक्टेयर के उपज के अंदर मापा जाता है। ठीक है सर, इसकी क्या होगी, देखो ये परिभाषा तुम्हारी जो बुक दे रखी है, मृदा उत्पादकता अभिप्राय है उसकी प्रति हेक्टेयर, ये क्या है, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से। अतः इसको किसमें मापा जाता है, रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के अंदर मापा जाता है। नेक्स्ट क्या है, इसके वर्धिक आरोग्य के पार्श्विक संबंधों को निर्भर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना पॉइंट तुम्हारे, ये ऐड कर देना। अगर पूछे 1 नंबर में, ये कितने नंबर में थी, 1 नंबर में पूछे तुम्हारे को 2 लाइनें ऐड करनी है, समझो बात को, आधा नंबर की लाइन ऐड करनी है। देखो आगे ये परिभाषा होगी किसकी, मृदा उत्पादकता की। और इसके अंदर 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है, किसको मापा, किसमें मापा जाता है, इसको मापा जाता है किसमें, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में या रुपयों में। और एक पॉइंट क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, एक ही ध्यान रखोगे, कौन सा पॉइंट, इसके अभिप्राय क्या है, उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार से। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखो क्या है, बीज की वास्तविक उपयोगिता मान, बीज का वास्तविक उपयोगिता मान क्या होता है, अर्थात जब उसकी भौतिक शुद्धता और क्या होगी, अनावश्यक शुद्धता, दोनों में किसका भाग लगेंगे, 100 का भाग लगेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त होगी, को प्राप्त होगी बीज की वास्तविक उपयोगिता मान। और बीज की वास्तविक जो उपयोगिता मान है वो कितना होना चाहिए, देखो हमेशा के लिए इसके एक एरर नहीं ध्यान रखना, कभी भी पूछ ले कि बीज का वास्तविक उपयोगिता मान, तो मेरे को ध्यान रखना है कि किसी भी बीज का, किसी भी बीज का वास्तविक उपयोगिता मान, वास्तविक उपयोगिता मान 75% से कम नहीं होना चाहिए, 75% से कम नहीं होना चाहिए। देखो इसमें मोस्ट क्या है, मोस्ट तो हमारे को एक ही लाइन है, क्या है 75%। और नेक्स्ट क्या है, इसका सूत्र है वास्तविक उपयोगिता मान बटावा अंकुरण प्रतिशतता
इंटू शुद्धता प्रतिशतता बटे में 100। ठीक, इसका सूत्र है वास्तविक उपयोगिता मान का। ठीक, और कितना नहीं होना चाहिए किसी भी बीज का, कितना प्रतिशत क्या नहीं होना चाहिए, कम। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज पे टेक कारण किसका होता है? टेक कारण क्या होता है? इस पे टेक कारण होता है सुनहरा पीला, अर्थात गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। और नेक्स्ट क्या लिखनी है? नेक्स्ट लिखना है कि जो मूल केंद्रक बीज है, मूल केंद्रक बीज के द्वारा जो प्राप्त बीज होता है वो कौन सा कहलाता है? प्रजनक बीज। तो लिखो मूल केंद्रक बीज से तैयार बीज। और नेक्स्ट क्या लिखोगे? इसकी क्या होती है? इसकी जो भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों क्या होती है? हमेशा 100% होती है। भौतिक शुद्धता व आनुवंशिक शुद्धता ये हमेशा कितनी रहेगी? हमेशा 100% रहती है। ये कहती है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट क्या पूछता है? बीज का वास्तविक उपयोगिता मान कितने नंबर का है? 1 नंबर का। दोनों कितने के नंबर के? एक नंबर के। अगर एक किया तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों किए तो 2 नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर में क्या था? 75% कम नहीं होना चाहिए बीज की उपयोगिता मान। और वास्तविक उपयोगिता मान ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र याद होना चाहिए। क्या है? वास्तविक उपयोगिता मान अंकुरण प्रतिशत 100। प्रजनक बीज क्या है? टेक का रंग क्या होता है? सुनहरा पीला होता है। और नेक्स्ट क्या है? मूल केंद्र बीज के द्वारा कौन सा बीज तैयार किया जाता है? प्रजनक बीज तैयार किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है क्या है कि भौतिक शुद्धता होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। देखो आगे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? सस्य विज्ञान का महत्व समझाइए। भाई साहब ये क्वेश्चन आ गया तुम्हारे। क्या पूछ रहा है? कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान का महत्व। अब कृषि उत्पादन में सस्य विज्ञान का क्या महत्व? फसल उत्पादन कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक जो फसलें ली जाती है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था किसको? अर्थव्यवस्था को कौन मेंटेन कर रही है? अर्थव्यवस्था को क्या कर रही है? पशुपालन और कृषि। समझे बात को? क्यों? क्योंकि भारत में जो 60% जनसंख्या उस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। तो महत्वपूर्ण अंग क्या है? कृषि। किसी भी राष्ट्र के प्रगति का प्रथम सूचक वहां का खाद्यान्न उत्पादन है। बिल्कुल, उत्पादकता एवं खाद्य सुरक्षा, विभिन्न फसलों की खेती में सस्य क्रियाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खेत की तैयारी, उन्नत किस्मों का चुनाव, बुआई, फसल प्रबंधन, खरपतवार प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, प्रशासन, कटाई, महंगाई, भंडारण जैसे महत्वपूर्ण समाधान उचित तरीके से करना सस्य विज्ञान में सीमा में आते हैं। दूसरे शब्दों में उचित सस्य प्रबंधन नहीं कर। अरे इधर देखो, क्या आ गया? इधर देखो, क्या पूछ रहे हैं? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान में कभी भी पूछे क्या महत्व है? सस्य विज्ञान के कितने महत्व? सामने 3 महत्व है। क्या है? प्रथम तो क्या है? ये फसल उत्पादन। क्या करती है? फसल उत्पादन। फसल उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है वह कौन सी शाखा में किया जाता है? हमेशा सस्य विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट क्या है? मृदा प्रबंधन। मृदा प्रबंधन। और नेक्स्ट क्या है? पोषक तत्व। पोषक तत्व एवं बीज सिंचाई, इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? सस्य विज्ञान में किया जाता है। तो सस्य विज्ञान किस पे डिपेंड करती है? 3 शाखाओं पे डिपेंड करती है। देखो ये तुम्हारे क्लियर है कि कब पूछे गए थे? 2022 जो एग्जाम था उसके अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले 3 प्राकृतिक कारकों लिखिए। और मृदा उर्वरता प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं? 3 प्राकृतिक कारक। तो देखो प्राकृतिक कारक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। मृदा उर्वरता और उत्पादकता प्रभावित करने वाले कितने कारक होते हैं? 2। कौन कौन से? प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक का मतलब ये है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, अर्थात उन कारक को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वो कौन से कारक करेंगे? प्राकृतिक कारक। और जिन कारकों को मानव चेंज कर सकता है वो कौन से कहलाएंगे? कृत्रिम कारक। तो देखो प्राकृतिक कारक पूछ रहा 3, तो लिखो प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक कितने आएंगे? फर्स्ट देखो, फर्स्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट ये आएगा जो कि प्रकृति के द्वारा वर्धित है। प्रकृति के द्वारा वर्धित क्या है? कि मृदा की आयु। मृदा आयु को हम चेंज नहीं कर सकते। इस बात को सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि मृदा की स्थलाकृति या टोपोग्राफी, जिसको क्या कर सकते हैं? मानव के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है। और तीसरा क्या है? पोषक तत्व की मात्रा। पोषक तत्व की
मात्रा। समझिए बात को, ये कौन से कारक हो गए? ये हो गए प्राकृतिक कारक। और कृत्रिम कारक पूछ ले, अरे ये तो कौन से कारक थे? प्राकृतिक कारक। और यहाँ पूछ लें कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक में फर्स्ट क्या ध्यान करोगे? जलाक्रांति। नेक्स्ट क्या आएगा? मृदा पीएच। मृदा पीएच को क्या कर सकते हैं हम? चेंज कर सकते हैं। कौन से कारक कह रहे हैं? कृत्रिम कारक। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि किन्हीं तीन प्राकृतिक कारकों के नाम लिखिए। और नाम में क्या था? मृदा, आयु, स्थलाकृति और पोषक तत्वों की मात्रा। देखो आगे नेक्स्ट क्या है कि मृदा के जलीय शरण को प्रभावित करने वाले तीन कारक लिखिए। अरे मृदा के जो जलीय शरण होता है, जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे? जो कि कौन से कारक थे? अभी तुम्हारे को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कौन कौन से कारक थे। देखो इसके शुरू में क्वेश्चन आया था, शुरू में करवा दिया था। देखो तुम नाम लिखो। देखो फर्स्ट कौन सा प्रभावित करता है? फर्स्ट तो करेगी जलवायु। सेकंड क्या प्रभावित करेगा कि मृदा में जो जलीय शरण हो रहा है उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है? कौन कौन सा आएगा? जलवायु। दूसरी क्या आएगी? मृदा। जलीय शरण को प्रभावित करने वाले को तीन कारक लिखना है। तो कितने कारक होंगे तुम्हारे सामने? दो। एक तो क्या प्रभावित करेगी? जलवायु। दूसरी क्या करेगी? मृदा। और तीसरी क्या करेगी बेटा? तीसरी करेगी उसकी स्थलाकृति। स्थलाकृति। समझे बात को? कौन से है ये जलीय शरण को प्रभावित करने वाले कारक? आगे देखो, इसमें एक को लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या? जुताई का ढंग। जुताई का ढंग। एक आगे नेक्स्ट क्या है? मृदा उत्पादकता क्या अभिप्राय है? अरे मृदा उर्वरता उत्पादकता पूरी क्लास में बता रहा हूं तुम्हारे को, अब तो याद ही हो गया होगा। क्या है मृदा उत्पादकता का मतलब? क्या है मृदा उर्वरता का मतलब? ये होता है कि फसल को प्रति हेक्टेयर जो खेत प्रदान करेगा, पोषक तत्व हो गए, खनिज लवण हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, जो प्रदान करने की क्षमता कहलाएगी, वो क्षमता तो क्या कहलाएगी? मृदा उर्वरता। और मृदा उत्पादकता का मतलब ये है कि प्रति हेक्टेयर जो उपज प्राप्त होगी वो उपज क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता। क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता। तो लिखो, इसके अंदर मैं एरो करके लिख रहा हूँ, परिभाषा पहले बता चुका हूँ, तुम्हारे को सिर्फ पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या रखना है कि प्रति हेक्टेयर उपज प्रदान करने, प्रति हेक्टेयर उपज किसमें माप देता है इसको? प्रति हेक्टेयर उपज। प्रति हेक्टेयर उपज या रुपयों के अंदर, प्रति हेक्टेयर उपज या रुपयों में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है क्या? मृदा उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? मृदा उत्पादकता उनमें से किसमें मापा जाता है? प्रति हेक्टेयर उपज व रुपयों के अंदर। और नेक्स्ट क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन ही, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ही मृदा उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर उत्पादन ही मृदा की उत्पादकता कहलाता है। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि क्या है? जो मृदा उत्पादक रहेगी उनमें से क्या रहेगी? उर्वर। अर्थात लिख सकते हो तुम उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक होती है। उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक होती है। समझ में आई बात? ये कितने पॉइंट है तुम्हारे सामने? 3 पॉइंट। और किससे अभिप्राय है? मृदा उत्पादकता से। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तम बीज के कुछ 3 गुण लिखिए। उत्तम बीज का मतलब क्या है? वह बीज जो क्या करें, जो अपने नॉर्मल फसल उससे कितना प्रतिशत अधिक दे, 10 से 15% अधिक जो उत्पादन देंगे वो क्या कहलाएंगे? उत्तम बीज कहलाएंगे। और उत्तम बीज के गुण कौन कौन से? देखो, आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता का मतलब क्या है? आनुवंशिक शुद्धता का मतलब एक ही है क्या? कि आनुवंशिक शुद्धता का मतलब क्या है? कि बीज की बाह्य आकार की व चमक अच्छी होनी चाहिए। बीज की बाह्य आकार की चमक क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट पूछ रहा है अब आनुवंशिक शुद्धता क्या है? आनुवंशिक शुद्धता का मतलब ये है कि किसी भी बीज की, जितने भी बीज दे रखे ना, सबकी क्या होगी? अलग अलग होगी।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मतलब ये है कि भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता का मतलब ये होता है कि किसी भी फसल में, किसी भी फसल में अन्य किस्म के बीज कौमा खरपतवार, अन्य किस्म के बीज खरपतवार या कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और भौतिक शुद्धता का मतलब क्या है? भौतिक शुद्धता का मतलब ये है कि ये भी क्या रहेगी, जो अलग अलग तुम्हारे जैसे सीड दे रखे हैं उन सीड के अनुसार रहेगी। तो क्या करेगी ये अलग अलग क्या रहेगी, जैसे तुम्हारे बीज है ना, जैसे मान लो मूल के अंदर एक बीज की शुद्धता कितनी होती है, उसकी आनुवांशिक और भौतिक कितनी रहेगी, हमेशा 100% रहेगी। जैसे परजनक बीज है उसकी भी कितनी रहेगी, 100% रहेगी। लेकिन जैसे आधार बीज भी आते हैं तो आधार बीज कितनी रहेगी, 98% रहेगी। आधार बीज कौन सा आएगा, प्रमाणित, प्रमाणित कितनी रहेगी 98 और 98.5 रहेगी। तो अलग अलग की शुद्धता और अनुशुद्धता अलग अलग रहती है। तुम्हारे को याद रखना है कि अनुशुद्धता का मतलब क्या होता है, जो बीज की चमक होती है उसकी क्या कहलाती है, आनुवंशिक शुद्धता। और भौतिक शुद्धता क्या कहलाती है, भौतिक शुद्धता का मतलब ये है कि किसी भी बीज में दूसरी फसल के बीज या कूड़ा कंकड़ या पत्थर क्या नहीं होना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, क्या कहलाएगी उसकी भौतिक शुद्धता। और नेक्स्ट क्या है, बीज ओज। बीज ओज से क्या अभिप्राय है, बीज ओज से, बीज ओज से अभिप्राय है कि बीज की बाह्य आकार की, बाह्य आकार की वह गुणवत्ता से है। दर्द बीज की जो बाह्य आकार रहेगी वो कैसे रहेगी, वो कहलाएगा बीजोज कहलाएगा। समझ में आई बात? ये थे किसके पॉइंट, ये थे अपने किसके पॉइंट, उत्तम बीज के पॉइंट। तुम्हारे को क्लास सही समझ में आएगी, जिसके भी तुम्हारे को क्वेश्चन, ये प्रत्येक चैप्टर के होंगे बेटा। और चैप्टर की कितनी वीडियो आएगी, 4 वीडियो आएगी एक चैप्टर की। ये क्या था, ये तो थी बोर्ड पीओआईक्यू। इसके बाद में जेडसीयूटी के, इसके बाद में हम जो क्वेश्चन बनाएंगे उसकी, और एक कौन सी आएगी, रिक्त स्थान या अति लघुतरात्मक क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तुम्हारे आज कितने, कहाँ से लेके, अरे कहाँ से कहाँ तक के लेके 2019 से लेके कहाँ तक के हो गए, 2024 तक के तुम्हारे क्या हो गए, बोर्ड के पीओआईक्यू हो गए। अब इसके बाद में सेकंड क्लास आएगी। सेकंड क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या थे, सिर्फ इसमें थे दीर्घात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न और क्या अति लघुतात्मक प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको इस क्लास में यूट्यूब पे और क्लासेस मिल जाएगी इसकी। आज ये क्लास अपलोड होगी, कल बोर्ड पीओआईक्यू की अगर दूसरे क्वेश्चन उनकी अपलोड होगी। प्रत्येक चैप्टर करवाएंगे, जैसे तुम्हारे 15 चैप्टर दे रखे, 15 के 15 चैप्टर को सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।